नमस्कार, हिंदी मंत्रा अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती है। आपके ऑप्शंस हैं साहित्यकारों की अधिकता की, काल विभाजन एवं नामकरण की, कृतित्व की, कवि एवं लेखकों की सही जन्मतिथि की। तो इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी समस्या। अब साहित्यकारों की अधिकता की ये सबसे बड़ी समस्या, ये एक समस्या हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो नहीं है। कृतित्व, ये भी सबसे बड़ी समस्या नहीं हो सकती। कवि एवं लेखकों की सही जन्मतिथि की, तो यह भी समस्या है लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। साहित्यकारों के साहित्य के इतिहास लिखने वालों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह होती है काल विभाजन एवं नामकरण की। तो आपका सही उत्तर होगा काल विभाजन एवं नामकरण। साहित्य इतिहासकार जो लेखक होते हैं उनके सामने किस आधार पे काल विभाजन करें, किस प्रवृत्ति के आधार पे उसका नामकरण करें, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शंस हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मुझे लगता है ये काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका उत्तर सबको पता होता है, सबको रटा हुआ होता है। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार क्या है? काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार क्या है? प्राप्त ग्रंथ संख्या, कवि संख्या, प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत या फिर कवियों का जीवन। तो इसका सही उत्तर है प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? यह भी प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो और इसे सभी जानते हैं कि गारसा दत्तासी ने जो पहला साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये फ्रांसीसी विद्वान थे। मुझे लगता है ये काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए आगे पांचवा प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी कृत साहित्य का इतिहास जिसे वस्तुतः इतिहास कहना संगत नहीं है का नाम है। अभी जब हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब भी वही प्रश्न है ये, इस्तद्वार दलाल इतरित्र एंदुई एंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है, मुझे लगता है ये सभी को पता है, इस्तद्वार दलाल इतरित्र एंदुई एंदुस्तानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें ये जो कहा ना जैसे वस्तुतः इतिहास कहना संगत नहीं है, इसका कारण यही है कि इसमें ना तो काल विभाजन का प्रयास किया गया था ना ही नामकरण का प्रयास किया गया था, लेकिन क्योंकि यह पहला प्रयास था साहित्य इतिहास लिखने का तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के विवाद का सर्व प्रमुख विषय है। इस रचना को भी आप ध्यान में रखें कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ये बेहद महत्वपूर्ण इतिहास है। अच्छा, ऑप्शन है आपके लोक संग्रह की कसौटी का प्रधान होना, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, तीसरा है आधुनिक काल के विवेचन में वैयक्तिक रुचि अरुचि का जागृत होना, डी ऑप्शन है साहित्य रचना के स्वरूप में घटित परिवर्तनों की व्याख्या का अपने में पूर्ण प्रतीत होना। तो उन्होंने पूछा है कि विवाद का सर्व प्रमुख विषय क्या है? विवाद का सर्व प्रमुख विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना।
इसके विवाद का कारण इसलिए भी कह सकते हैं कि जो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम जो दिया था कि उसमें बहुत, एक तो रचनाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी वीर रस से संबंधित, और जो 4 रचनाएं इन्होंने मानी थी उनके आधार पर ही इन्होंने उनके आधार पर ही इन्होंने वीरगाथा नाम दे दिया। तो बहुत विद्वान इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए विवाद का यह सर्वप्रमुख विषय बना था। चलिए, हमारा 7वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप में वर्णन किया गया है। सच्चे अर्थों में यही साहित्य का इतिहास प्रतीत होता है। इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मिश्र बंधु, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह देखिए, अगर आपको यह पता भी नहीं है, तो आपको ये रचना तो पता ही है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखक नहीं है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने पूछा है नहीं है, कौन इतिहास लेखक नहीं है। अब शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को सभी जानते हैं, तो ये तो इतिहासकार थे। दूसरा सूर्यकांत शास्त्री, तो सूर्यकांत शास्त्री का भी इतिहास है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यह रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप ध्यान में रखें कि सूर्यकांत शास्त्री ने जो इतिहास का ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आपका जो डी ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने कोई साहित्य इतिहास नहीं लिखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का सही नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और उसके साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हमने पढ़ा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है वो बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो ये यहाँ पे विवेचनात्मक और आलोचनात्मक, इनमें आप भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारा सही ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हमारा। चलिए, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था, किसने किया था? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है और बहुत ये फैक्ट बहुत ही जाना पहचाना है। काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ये आसान प्रश्न है और ज़्यादातर सबको पता होता है, साहित्य के अभ्यर्थियों को ये रटा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी जिसने सर्वप्रथम 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, के संस्थापक थे। हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी जिसने सर्वप्रथम लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, के संस्थापक थे। तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसे ध्यान में रखें, इस फैक्ट को। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है? ऑप्शन है आपके गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो 12वें का सही उत्तर है मिश्र बंधु।
चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, भक्ति काल की सही समयावधि है। भक्ति काल की सही अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं किया है, तो ज़्यादातर हम शुक्ल जी के काल विभाजन को लेकर चलते हैं। तो भक्ति काल की सही समयावधि है तो इसमें हो जाएगा 1375 से 1700। यहाँ पे संवत भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 1375 से 1700, क्योंकि इन्होंने जो 1050 से लेके 1375 तक का आदिकाल रखा था, 1375 से 1700 तक भक्ति काल रखा था, 1700 से 1900 रीतिकाल और फिर 1900 से 1984 तक आधुनिक काल रखा हुआ था, मतलब काल विभाजन किया था इन्होंने। किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? मुझे लगता है ये आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर है भक्ति काल। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला क्रांतिकारी कदम था। ऑप्शंस हैं आपके। ए ऑप्शन है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना। दूसरा है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मान उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तीसरा ऑप्शन है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास करना। और चौथा ऑप्शन है ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व प्रदान करना। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। यह इनका पहला क्रांतिकारी कदम माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस लेखक की है? और मुझे लग रहा है यह पंक्ति सबको याद होती है और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे मधुकर कवि, विद्यापति, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। कल ही हमने अमीर खुसरो पे बात की थी, जो हमने रासो साहित्य में, कल का वीडियो जो था रासो साहित्य में, उसमें अमीर खुसरो विद्यापति की भी हमने बात की थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ऑप्शंस हैं धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो इसका सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना। ऑप्शंस हैं आपके 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी। अब देखिए 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी में तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि ये तो उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि हमने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अपने काल विभाजन वाले वीडियो में भी पढ़ा है। और वैसे भी हिंदी के सभी अभ्यर्थियों को कम से कम रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन याद होता ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, तो सिर्फ इसमें कि यहाँ हम 10वीं 11वीं, क्योंकि आरंभ यानी कि जो आदिकाल है वह शुरू होता है 1050 से 1375, लेकिन पर क्योंकि ये संवत में है और जब हम इसे ईस्वी में करेंगे तो ये हो जाएगा 993 ईस्वी। और 901 से लेके 999 तक 10वीं शताब्दी होती है। तो यहाँ पे ये गलती ना करें, इसका सही उत्तर होगा 10वीं शताब्दी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और 20वां प्रश्न है हमारा, स्वयंभू कृत पौंचर्य में किस कथा का वर्णन है? तो पौंचर्य काफ़ी
महत्वपूर्ण रचना है स्वयंभू की और ये बहुत बार पूछी जाती है और इसमें राम का चरित्र वर्णन है। इसका सही उत्तर होगा रामायण। निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यह प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं ये। पहला ऑप्शन है अब्दुल रहमान, दूसरा स्वयंभू, तीसरा है कन्हपा और चौथा ऑप्शन है धनपाल। इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न है। इस सीरीज में हमने कुल 30 प्रश्न रखे हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं। अब ये सबको पता होता है कि जो अपभ्रंश के पहले कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। अब ये पूछ रहे हैं कि अपभ्रंश का दूसरा उल्लेखनीय कवि कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहप्पा, जोइंदू, विद्यापति। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। अच्छा, 23वां प्रश्न है, अब अपभ्रंश का भवभूति। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ये अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश, ये इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। इनको आप कहीं लिख कर रख लें, बार बार रिवाइज कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर और धनपाल। इसका सही उत्तर है पुष्पदंत। ये कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। 24वां प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना में संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा? 24वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर है माघ कवि। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश कवि धनपाल की साहित्य कृति है। ऑप्शन है आपके भरत बाहुबलीरास, सुंदसर चरियु, नेमिनाथ चौपई और भविष्यत कहा। धनपाल की साहित्य कृति। 25वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है। ऑप्शन है आपके बसंत ऋतु का काव्य, केवल फागुन महीने में रचित काव्य, विरह काव्य, संयोग काव्य। इसका सही उत्तर होगा बसंत ऋतु का काव्य। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता कि केवल फागुन महीने में रचित काव्य, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन जो ए है बसंत ऋतु का काव्य, ये आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 27वां प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए? सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए? ये हमने कल रासो साहित्य में पढ़ा था। एक सेकंड, जो कल वाला जो हमारा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप इसका जवाब बड़े आसानी से कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए? तो रासो साहित्य के अंतर्गत लिखे गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया उसे कौन सा नाम दिया गया है? सिद्ध कवियों की भाषा। 28वां प्रश्न, और इसका उत्तर होगा संध्या भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न है आपका 29वां। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है अद्वैय वज्र तथा मुनि दत्त। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है हमारा, संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? मुझे लगता है ये आसान प्रश्न है, और इसका ऑप्शन है विरह काव्य, नीति काव्य, व्यंग्य काव्य
भक्ति काव्य, और इसका सही उत्तर है विरह काव्य। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न आपको उपयोगी लगे होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही उपयोगी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।